अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 42, द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में इन्होंने इरफान मसूद ने ही एक कोट प्रेजेंट किया है, द पैनक्रियाज स्टेज काम डीप इनसाइड बट विशियसली अग्रेसिव व्हेन टीज्ड। ठीक है, वैसे तो ये काम पड़ा रहता है, डीप इनसाइड है, ठीक है, लेकिन ये जब टीज हो तो एग्रेसिवली ये रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले सर्जिकल एनाटमी देखें पैनक्रियाज की। एनाटमिकल पार्ट्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए कि पैनक्रियाज जो है, याद रखें कि एक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है, और इसका वज़न जो है 80 ग्राम जितना है। अच्छा, पैनक्रिया को जो है वो डिवाइड किया गया है फॉलोइंग पार्ट्स में, हेड है, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो सबसे पहले आप इसमें फिगर में भी देखें, पैनक्रियास बना हुआ है, ये 30% ऑफ द ग्लैंड जो है, हेड की अगर बात करूँ ये, तो 30% ऑफ द ग्लैंड जो है इसका हेड होता है, ठीक है, बाय मास। और ये लाई कर रहा होता है द कर्व ऑफ द डुओडेनम। देखिए ये डुओडेनम का जो कर्व है उसमें हेड लाई कर रहा है। सेकंड लंबर वर्टिब्री जो है उसकी बॉडी को ये ओवरलाई कर रहा है, और इन्फीरियर वीना कैवा को भी उसके ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड लंबर वर्टिब्री और इन्फीरियर वीना कैवा के। अच्छा, इसका एक अनसीनेट प्रोसेस होता है, तो वो अनसीनेट प्रोसेस एक प्रोजेक्शन होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड पासिंग टू द लेफ्ट एंड बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ठीक है, अगर इसमें एक पिक्चर होगी मैं आपको दिखाऊँ, ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस। ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका अनसीनेट प्रोसेस है। तो ये एक्चुअली जो है प्रोजेक्शन है इसके हेड के साइड से, जो लेफ़्ट से पास कर रही है और बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के बिहाइंड। ठीक है, उसके पीछे से पास करता है। अगर यहाँ पे हम देखें सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल इसके पीछे होता है ये हेड, यानी यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स आएंगे। अच्छा, नेक पे आ जाए। नेक जो है ये बिहाइंड द नेक ऑफ द ग्लैंड, इसके पीछे आयोटा लाया करता है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स लाया करती हैं। नेक के पीछे जो है नियर इट्स अपर बॉर्डर जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो ज्वाइन करती है स्प्लीनिक वेन को और पोर्टल वेन बनाती है। ठीक हो गया। देन आ जाए इसकी बॉडी पे। अब बॉडी ऑफ पैनक्रियास, बॉडी और टेल जो है ये टुगेदर 70% ऑफ द ग्लैंड बनाते हैं बाय मास। ये 30% हेड था, 70% जो है ये बॉडी एंड टेल। बॉडी जो है पोस्टीरियरली आयोटा से रिलेटेड है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट वाली किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। जो टिप ऑफ द पैनक्रियाटिक टेल है ये एक्सटेंड होती है स्प्लीनिक हाइलम तक। ठीक है, तो ये हो गया इसके एनाटॉमिकल पार्ट। अब ग्लैंड की मैं बात करूँ तो याद रखें इसकी कंपोजिशन, पैनक्रियास दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन है। जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है याद रखें वो 80 to 90% ऑफ द ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन है। ठीक है, 80 to 90%। और उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो है पैनक्रियाटिक एसिनस, जो कि कंसिस्ट करता है एसिनार, ठीक है, और डक्टल सेल्स। इसमें एसिनार और डक्टल सेल्स हैं। ये प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एल्कलाइन पीएच पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका फंक्शनल यूनिट है पैनक्रियाटिक एसिनस। दूसरा इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी है हमारा पैनक्रियास, 5 to 10% एंडोक्राइन है, ज़्यादातर एक्सोक्राइन है 80 to 90, 5 to 10% एंडोक्राइन है। और उसका फंक्शनल यूनिट है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, जिसमें ए सेल्स, बी सेल्स, डी सेल्स, पी सेल्स। ए सेल्स जो हैं वो 20% होते हैं, ग्लूकागोन बना रहे होते हैं फ्रॉम आउटर कोर ऑफ द आइलेट। दूसरे बी सेल्स होते हैं जो 75%, ज़्यादातर बी सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे होते हैं फ्रॉम द इनर कोर ऑफ द आइलेट। डी सेल्स जो हैं वो 4% होते हैं, सोमाटोस्टेटिन बनाएंगे इंटरमिक्स्ड। पी सेल्स जो हैं 1% वो पोलीपेप्टाइड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाएँ पैनक्रियाटिक डक्ट्स पे। ये देखिए पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है इसके, ये पैनक्रियास की 2 डक्ट्स होती है। एक होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं। इस फिगर में देखिए ये जो आ रही है ये है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम डक्ट ऑफ विर्सन कहते हैं। एम्ब्रियोनिकली ये जो है वेंट्रल डक्ट से अराइज करती है और डिस्टल पोर्शन ऑफ द डोर्सल डक्ट से। ठीक है, वेंट्रल डक्ट से और डिस्टल पोर्शन ऑफ द डोर्सल डक्ट से। तो ये जॉइन होती है कॉमन बाइल डक्ट के साथ, यहाँ पे देखिए आके मिलती है और एम्प्टी होगी इनटू द मेजर डुओडेनल पेपिला जिसको हम एम्पिला ऑफ वेटर कहते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम। ठीक है, ये हो गई डक्ट ऑफ विर्सन। दूसरी एक और होती है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली जो है आपको, ये अगर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऑफ विर्सन है तो यहाँ पर ये है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ विर्सन। एम्ब्रियोनिकली ये प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ डोर्सल डक्ट से अराइज करेगी और ये एम्प्टी होती है इनटू द माइनर डुओडेनल पेपिला।
सुपीरियर टू द ओपनिंग ऑफ द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, इसके सुपीरियरली माइनर डोर्नल पेपिला में ये ओपन होती है, ठीक है। अब पेनक्रियास की ब्लड सप्लाई आ जाए। अच्छा, ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो हेड और अनसीनेट प्रोसेस होता है, याद रखें कि इसको सुपीरियर पेनक्रियाटिक को डुओडेनल आर्टरी सप्लाई करेगी। हेड और अनसीनेट को सुपीरियर पेनक्रियाटिक को डुओडेनल आर्टरी सप्लाई करेगी, जो कि गैस्ट्रोडुओडेनल की ब्रांच है, जो कि राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। राइट हेपेटिक आर्टरी से निकली गैस्ट्रोडुओडेनल से निकलेगी सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, जो हेड और अनसीनेट को करेगी। दूसरा इसमें इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी भी करती है, जो कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, इन्फीरियर पेनक्रियाटिकोडुओडेनल आर्टरी, इतना भी याद रखें इनफ है हेड एंड अनसीनेट को। फिर आ जाए नेक, बॉडी एंड टेल। नेक, बॉडी एंड टेल जो है स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस से सप्लाई होते हैं, ठीक है। एक इसमें आती है डोर्सल पेनक्रियाटिक आर्टरी, जो ग्लैंड, बॉडी ऑफ द ग्लैंड के पीछे जाएगी, पोस्टीरियरली कोर्स करती है, डोर्सल पेनक्रियाटिक आर्टरी। दूसरी इन्फीरियर पेनक्रियाटिक आर्टरी, ये कंटिन्यूएशन है डोर्सल पेनक्रियाटिक आर्टरी ऑन द इन्फीरियर सरफेस। दूसरी पेनक्रियाटिका मैग्ना आर्टरी, और लास्ट है कॉर्डल पेनक्रियाटिक आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी इसको नेक, बॉडी एंड टेल को सप्लाई करेंगे। अच्छा, फिजियोलॉजी थोड़ी सी मैं आपको समझाऊँ पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास जो होते हैं ये एक्चुअली डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं इन द अल्कलाइन बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड, ठीक है। अल्कलाइन बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड में ये एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें जो है जो इफ़ेक्ट है एंजाइम का पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस पे क्या इफ़ेक्ट है कि सिक्रिटिन इसमें सिक्रीट होता है। सिक्रिटिन जो डुओडेनल म्यूकोजा से ही रिलीज़ होगा और सिक्रीट करता है बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड। दूसरा कोलेसिस्टोकाइनिन है। कोलेसिस्टोकाइनिन भी डुओडेनल म्यूकोजा से ही रिलीज़ होता है और वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन है। सोमेटोस्टेटिन जो है वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। और इसके अलावा वैगल स्टिमुलेशन है, जो कि वॉल्यूम ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ाती है, वैगल स्टिमुलेशन, ठीक हो गया। तो अब आ जाए हम इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द पैनक्रियास पे। हमेशा जब भी हम इन्वेस्टिगेशंस में आपने याद रखना है कि हाँ, एक तो हम सीरम एंजाइम लेवल्स करवाते हैं। सीरम अमाइलेज जो है मोस्टली वाइड यूज़ टेस्ट है पैनक्रियाटिक डैमेज का, सीरम अमाइलेज। तो ये हमें मार्कली एलिवेटेड मिलता है। सीरम अमाइलेज का लेवल अगर मिल रहा है तो वो हाईली सस्पिशियस होता है, लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का। इसके लिए जो ज़्यादा स्पेसिफिक है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए वो है सीरम लाइपेज लेवल, ठीक हो गया। तो सीरम अमाइलेज लेवल और भी कंडीशंस में बढ़ा हुआ होता है अदर देन द अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। उसका निमोनिक ट्यूमर्स, टी से टोर्जन अगर हो जाए इंट्रा एब्डोमिनल विस्कस की, उसमें अमाइलेज बढ़ जाएगा। यू से अपर जीआई में अगर परफोरेशन हो जाए, ठीक है। एम से मिजेंट्रिक इन्फाक्शन हो। ई से एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अमाइलेज बढ़ेगा। ई आर से रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा, और एस से जो है सिलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन। तो इन कंडीशंस में सीरम अमाइलेज लेवल हमें ज़्यादा मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट पे। अगली इन्वेस्टिगेशन है, इसमें होता है सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। सिक्रेटिन जो है हमें पता है कि पैनक्रियास को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड बनाए। तो सिक्रेटिन टेस्ट करके हम उसकी एबिलिटी को मेजर कर रहे हैं एक्सोग्राइन पैनक्रियास की, कि वो सिक्रेटिन को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा लर्न टेस्ट होता है। लर्न टेस्ट जो है इसमें हमने लिक्विड टेस्ट मील देना होता है, जिसमें प्रोटीन, फैट एंड शुगर होती हैं। ये मील हम देंगे तो ट्रिप्सिन की कंसंट्रेशन जो है फिर हम डुओडेनल एस्पायरेट्स में करके उसमें ट्रिप्सिन की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है NBT PABA टेस्ट। NBT पापा टेस्ट जो है उसमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हमने नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है NBT पापा का। ये हम ओरली पेशेंट को देंगे और फिर ये गट के पैनक्रियाटिक एंजाइम से डिग्रेड हो जाता है और जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं ना पापा, ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है और उसके यूरिनरी लेवल पर हमें मेजर करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फीकल इलास्टेज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि स्टूल में जो एंजाइम इलास्टेज है ये हम मेजर करते हैं। सिंपल है, स्पेसिफिक टेस्ट होता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी के लिए। अगर हमें 200 माइक्रोग्राम पर ग्राम फीसिस में मिल रहा है तो ये नॉर्मल है। मोर देन अगर 200 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ द फीसिस है, ठीक है, एंजाइम इलास्टेज। तो
लेकिन अगर 100 से 200 है तो उसका मतलब है उसको माइल्ड टू मॉडरेट पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है। अगर 100 से भी कम है, 100 लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ द फीसेस, तो उसका मतलब सीवियर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है। ठीक है, देन आ जाए डायग्नोसिस ऑफ स्टीटोरिया पे। अच्छा, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय फीकल फैट एंड वेट एस्टिमेशन टेस्ट। फीकल फैट एंड वेट एस्टिमेशन टेस्ट से हम जो स्टीटोरिया को डायग्नोस करते हैं। उसमें हमने जो है 100 ग्राम ऑफ फैट इनटेक करवाना होता है पेशेंट को, 100 ग्राम ऑफ फैट का पर डे रोज़ाना 3 दिन तक उसको खिलाएंगे। फिर हम स्टूल में फ़ैट कंटेंट चेक करेंगे। स्टीटोरिया हम तब कहेंगे लेकिन जब मोर देन 7 ग्राम पर डे हमें मिले, ठीक है, स्टूल में फ़ैट। तो ये स्टीटोरिया को डायग्नोस इस तरह किया जाता है। अगली इन्वेस्टिगेशन आती है अब ये पैनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट हो गए, जिसमें सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट याद हो आपको, लर्न टेस्ट, NBT PABA टेस्ट, फीकल इलास्टेज टेस्ट, और स्टीटोरिया का अलग से हमने देखा। अल्ट्रासोनोग्राफी अब इमेजिंग टेक्निक आ गई। ये जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम अल्ट्रासाउंड ही करते हैं। जब जॉन्डिस का कोई पेशेंट आता है तो उसमें हमें पता लगेगा कि बाइल डक्ट डायलेटेड है या नहीं, साथ में अगर गाल स्टोन्स हैं या नहीं, और ग्रॉस डिजीज़ जो है लिवर के अंदर, जैसे कि अगर मेटास्टेसिस वगैरह है, वो भी हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता लगती है। ठीक है, और इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ अ मास इन द पेनक्रियास भी हमें अल्ट्रासाउंड से ही पता लगता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन पेनक्रियास के लिए बेस्ट टेस्ट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट पैथोलॉजीज विद इन द पेनक्रियास इसी पे पता लगती हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये अल्ट्रासाउंड है पेनक्रियास का, ये हेड, बॉडी, टेल, ये तीनों चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो ये मास वगैरह जो भी चीज़ होगी तो वो हमें इस पर पता लगती है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन है। अच्छा, सिटी स्कैन जो है पेनक्रियास का बेस्ट और होता है स्पेसिफिक पैथोलॉजी जैसे कैल्सिफिकेशंस वगैरह हों। तो ये देखिए, ये पेनक्रियाटिक बॉडी है, ये टेल है। तो सिटी स्कैन पे अनएनहेंस जो सिटी स्कैन है ये एसेंशियल होता है कैल्सिफिकेशंस वगैरह को देखने के लिए विद इन द पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। लेकिन जो इन्हेंस्ड सिटी स्कैन है वो जबकि एसेंशियल होता है फॉर द साइट एंड साइज़ ऑफ द पेनक्रियाटिक कैंसर, किस जगह पे किस साइज़ का है। पेनक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर का भी उसी पे पता लगेगा, पेनक्रियास में अगर कोई नेक्रोटिक एरिया है, और इसके अलावा विजुअलाइजेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी कलेक्शन एंड सूडोसिस्ट। ठीक है, तो ये सिटी स्कैन इन्हेंस सिटी स्कैन हो गया। दूसरा है अनएनहेंस सिटी स्कैन जो हमें कैल्सिफिकेशंस बताएगा। उसके बाद है MRCP ERCP। MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजोपेनक्रेटोग्राफी जो है नॉन इन्वेजिव होती है, लेस एक्सपेंसिव है बनस्बत ERCP के, और उसमें हम बाइल डक्ट्स और जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट्स वगैरह हैं उसको विजुअलाइज करने के लिए, ताकि हमें ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगे, तो उसके लिए MRCP करते हैं। और ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजोपेनक्रेटोग्राफी होती है, वो इन्वेजिव है, उसमें हमें बिलियरी या पेनक्रेटिक स्टेंट्स अगर रखने हो तो स्टेंट भी लगा सकते हैं, इन्वेजिव है, तो इसीलिए वो डायग्नोस्टिक भी हो गया, थेराप्यूटिक भी। तो एंडोस्कोपिक ERCP जो है ना, उसमें हमें डबल डक्ट साइन अगर मिल रहा है पेनक्रेटिक कैंसर में, जिसमें मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन बाइल डक्ट में भी मौजूद होता है और मेन पेनक्रेटिक डक्ट में। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल डक्ट साइन, जो कि हमें ERCP मिलता है पेनक्रेटिक कैंसर के केस में, जिसमें जो मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर है वो हमें कॉमन बाइल डक्ट में भी मिल रहा है एज वेल एज मेन पेनक्रेटिक डक्ट में। ठीक है, उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अच्छा, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेनक्रियास जो है यूज़फुल होता है कुछ कंडीशन में, जैसे अगर स्मॉल ट्यूमर है जो कि CT या MRI पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा, या फिर जो रिलेशनशिप है पेनक्रेटिक ट्यूमर का वो किसी साथ वाली किसी मेजर वेसल के साथ है, या फिर अगर रिलेशनशिप न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का मेन पेनक्रेटिक डक्ट के साथ है तो उसमें भी हम यही करेंगे। या फिर आप सिस्टिक ट्यूमर को सूडोसिस्ट से डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो तो उसमें भी आप जो है ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पेनक्रियास का करोगे। ठीक है, उसमें इस तरह की पिक्चर है, कॉमन बाइल डक्ट है और ये पेनक्रेटिक डक्ट है। अब आ जाए कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज़ पे। अच्छा, कंजेनिटल एनॉमलीज़ में आपने याद रखना है कि पेनक्रियास की कुछ एनॉमलीज़ हैं, जैसे एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया हो जाए, हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी। इसी तरह डिस्प्लेजिया भी हो सकता है, पेनक्रेटिक डिविज़म हो सकता है, एन्युलर पेनक्रियास, पेनक्रेटिक गॉल ब्लैडर, पॉलीसिस्टिक डिजीज़ हो सकती है पेनक्रियास में, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, एक्टोपिक पेनक्रियास, कोलिडोकल सिस्ट, एक्सेसरी पेनक्रियास। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एन्युलर पेनक्रियास। एन्युलर पेनक्रियास में होता यूँ है, यहाँ पर आप फिगर देखिए, इसमें एन्युलर पेनक्रियास दिखाया गया है। एक्चुअली ये कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें सर्कमफेरेंशियल पेनक्रियाटिक टिश्यू जो है वो इनसर्कल कर रहा होता है सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम को। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल पेनक्रियाटिक टिश्यू सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम को आके इनसर्कल कर रहा है। इसकी पैथोजेनेसिस यूँ है कि एक्चुअली जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है ना वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट की 5th वीक ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस में, तो उसकी ये
क्लॉकवाइज रोटेशन का फेलियर हो जाता है, वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट की क्लॉकवाइज रोटेशन हो नहीं पाती 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो नॉर्मली जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो रोटेट करती है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली इन अ क्लॉकवाइज फैशन टू फ्यूज़ विद द डोर्सल पेनक्रियाटिक बड। नॉर्मली वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट जो है पोस्टीरियरली रोटेट करती है क्लॉकवाइज फैशन में ताकि वो फ्यूज़ हो जाए डोर्सल पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, लेकिन यहाँ एनुलर पेनक्रियाज में वो रोटेट नहीं कर पाती क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बच्चे में क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एनुलर पेनक्रियाज है तो बच्चे को डोर्डनल देखें ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस होंगे, उसको इंटेस्टाइनल इसी कंडीशन में साथ में इंटेस्टाइनल अट्रेजिया भी हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है। डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है इस बच्चे को, मेल रोटेशन या कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसमें हमने ट्रीटमेंट ये देना होता है कि प्रेजेंटेशन क्योंकि इसकी लेट इन द लाइफ हो रही है, अगर जैसे आगे जाके पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है तो हमें जो हेड ऑफ द पेनक्रियाज है उसको रिसेक्ट करना होगा। लेकिन अगर अर्ली इन द लाइफ प्रेजेंटेशन हो रही है, जैसे बच्चे को डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम उसकी डुओडेनोस्टमी कर देंगे, यानी यहाँ से बाईपास एक क्रिएट करके जो मैंने आपको समझाया, यहाँ डायमंड शेप इंसिजन देके यहाँ देके इनको आपस में मिला देंगे, डुओडेनोस्टमी या डुओडेनोजेजिनेस्टमी, डुओडेनम को जेजिनम से मिला देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगली कंडीशन है एन्युलर पेनक्रियाज के बाद दूसरा है पेनक्रियाटिक डिविज़न। ये देखिए पेनक्रियाटिक डिवीज़न, ये नॉर्मल पेनक्रियाज है, लेकिन यहाँ पेनक्रियाटिक डिवीज़न में हुआ क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो डोर्सल और वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट्स हैं उनका आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता, फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द डोर्सल एंड वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट, ये डोर्सल या वेंट्रल आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। तो इसमें होता यूँ है कि मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो बनती है बाय द डोर्सल डक्ट, ये डोर्सल डक्ट है ना, इससे जो है मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट बननी है, लेकिन वो खुलेगी माइनर पेपिला में। नॉर्मली ये डोर्सल डक्ट यहाँ मेजर पेपिला में खुलती है सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ पेनक्रियाटिक डिवीज़न में फ्यूज़ नहीं हुई दोनों वेंट्रल एंड डोर्सल डक्ट, तो डोर्सल डक्ट जो है माइनर पेपिला में खुल रही है, और जो माइनर पेनक्रियाटिक डक्ट है वो मेजर पेपिला में वेंट्रल डक्ट बन के खुल रही है, ठीक हो गया। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये कि ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन में जो मोस्ट पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं वो डोर्सल डक्ट से ही एग्जिट करती हैं, तो इसीलिए इसमें क्रोनिक बैकअप प्रेशर बिल्डअप हो जाता है डोर्सल यानी मेन डक्ट में, क्योंकि वो नैरो लूमन वाले माइनर पेपिला में खुल रहा है, तो पीछे बैकअप प्रेशर जनरेट होगा। तो उसकी क्लिनिकल फीचर होती ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें बार बार रिकरेंट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है, क्योंकि वही प्रेशर जनरेट हो रहा है और अंदर ही डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्रोनिक पेनक्रियाटिक पेन रहेगा। डायग्नोसिस हम MRCP करते हैं, ERCP या एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड, उसमें हमें पता लगता है कि पेशेंट को ये है पेनक्रियाटिक डिवीज़न। एसिम्प्टोमेटिक है तो किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन अगर सिम्टम हो रहे हैं तो हम ERCP करके एंडोस्कोपिकली स्फिंक्टरोटोमी कर देंगे, प्लस हमने स्टेंटिंग करनी होगी, माइनर पेपिला को ओपन करेंगे, स्टेंट लगा देंगे। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट यही है, स्फिंक्टरोटोमी विद स्टेंटिंग ऑफ द माइनर पेपिला। सर्जिकल इंटरवेंशन में स्फिंक्टरोप्लास्टी की जा सकती है, पेनक्रियाटिको जेजिनोस्टमी या हेड ऑफ द पेनक्रियाज को ही रिसेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया, दैट्स इट। उसके बाद अगली कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है वैसे तो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, जो कि लंग्स को भी अफेक्ट करता है, इंटेस्टीन्स को, पैनक्रियास को, ठीक है, और लिवर को भी। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज है क्रोनिक लंग डिजीज़ का बच्चों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो यही सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, क्रोनिक लंग डिजीज़ का। तो इसकी पैथोजेनेसिस यूँ है कि इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन जो होता है CFTR जीन, उसमें म्यूटेशन आ जाती है क्रोमोसोम 7 पे, जो क्लोराइड मूवमेंट कंट्रोलर है एक्चुअली। तो उसके नतीजे में क्लोराइड की सिक्रीशन डिफेक्टिव हो जाएगी और सोडियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी अक्रॉस द एयरवे एपिथेलियम, ठीक है। क्लोराइड की जो सिक्रीशन है वो डिफेक्टिव है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी एयरवे एपिथेलियम पे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डैमेज होता ही इसलिए नैरो पैसेजेस की वजह से, क्योंकि ब्लॉकेज हुई है, डैमेज इसमें क्यों होगा, ब्लॉकेज ऑफ द नैरो पैसेजेस बाय द थिकेंड सिक्रीशन। अब सिक्रीशन क्योंकि थिक हो जाएंगी ना, उसमें सोडियम ज़्यादा आ गया है, तो अब वो थिक हो जाएंगे तो नैरो पैसेजेस से कैसे पास करें, ब्लॉक हो जाएंगे। तो उसमें क्लिनिकल फीचर्स यूँ होते हैं कि नियोनेट अगर है तो बच्चा जो है उसको फेलियर टू थ्राइव होगा, मेकोनियम इलियस होगा, रेक्टल प्रोलैप्स, स्टीटोरिया, ठीक है, नियोनेट्स में।
फेलियर टू थ्राइव, मेकोनियम इलियस, रेक्टल प्रोलैप्स, टिटोरिया। चिल्ड्रंस जो है उसको रेस्पिरेटरी में खांसी होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, ब्रोंकिएक्टिस, रेस्पिरेटरी फेलियर और कोर पल्मोनल। जीआईटी में अगर हम देखें तो बच्चे को पैनक्रियाटिक इंसफिशेंसी होगी, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है, क्योंकि एक्टेजिया हो जाता है ना डक्ट्स का, प्लस स्टीटोरिया। डायबिटिस मेलाइटिस, जीआईटी में सिरोसिस भी हो सकती है, ठीक है। अदर्स में मदर जो है नोटिस करें कि बच्चा सॉल्टी है, जब उसको किस करती है मदर तो सॉल्टी, क्योंकि सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, स्वेट वगैरह में भी। मेंस में इनफर्टिलिटी होती है क्योंकि वास्ट डिफरेंस ही इनमें एब्सेंट होती है। इनफर्टिलिटी वुमेन में क्यों होगी? थिक सर्वाइकल म्यूकस की वजह से, सारी सिक्रेशन थिक हो जाती है इसमें। बच्चे में पुअर ग्रोथ, पुअर एपेटाइट, रेंसिड ग्रीजी स्टूल्स होगा, फिंगर क्लबिंग और नेल पॉलिप्स भी इनमें मिलता है, ठीक है, और लिवर सिरोसिस भी मिलती है ब्लॉकेज की वजह से। बाइल डक्ट्स क्योंकि ब्लॉक होगी तो लिवर सिरोसिस। तो इसको डायग्नोस इस तरह किया जाता है, इसमें स्वेट टेस्ट ही होता है। स्वेट टेस्ट होगा, उसमें स्वेट में सोडियम और क्लोराइड हमें 90 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा मिल रहे हैं अगर, तो ये डायग्नोस्टिक है, इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। दूसरा, हम डीएनए एनालिसिस भी कर सकते हैं, फीकल इलास्टेज टेस्ट भी होता है, और चेस्ट एक्सरे। तो ट्रीटमेंट हमने एंटीबायोटिक और पल्मोनरी फिजियोथेरेपी करनी होगी। लंग ट्रांसप्लांटेशन अगर एंड स्टेज लंग डिजीज़ हो गया है। डाइट में इसको लो फैट डाइट देना है, एडिड सॉल्ट, ओरल पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रिपरेशंस और फैट सोल्यूबल विटामिन की हम सप्लीमेंट्स देंगे। दैट्स इट। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है इन्फ्लामेशंस ऑफ द पैनक्रियास। इन्फ्लामेशन में हम पहले एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला टॉपिक है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, आपको पता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाए पैनक्रियास की तो हम कहते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, ठीक है, या पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा की एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो क्यों होती है? जब पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की एक्टिवेशन हो जाए तो उसके नतीजे में ऑटो डाइजेशन, अपना ही ऑर्गन ऑटो डाइजेस्ट हो जाएगा। किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन पीक एज यंग मैन और ओल्डर वुमेन होती हैं, उनको ज़्यादा, ओल्डर वुमेन लेकिन यंग मैन। इसमें टाइप्स हैं, माइल्ड होती है, सिवियर भी होती है। माइल्ड में आपने याद रखना है इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैनक्रियाटाइटिस होगा। इंटरस्टिशियल एडिमेटस यानी 80% ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो होती हैं वो यही होती हैं, माइल्ड वाली इंटरस्टिशियल एडिमेटस। उसमें इंटरस्टिशियल एडिमा ग्लैंड का हो जाएगा और बहुत ही थोड़ा मिनिमल ऑर्गन डिसफंक्शन होगा। 1% मोर्टेलिटी रेट है। जो दूसरी सिवियर फॉर्म है उसको नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। उसमें पैनक्रियास की नेक्रोसिस हो जाती है, सिवियर सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और मल्टी ऑर्गन फेलियर, वो है सिवियर नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस। उसमें 20 to 50% मोर्टेलिटी है, एक हफ्ते के अंदर मोर्टेलिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मल्टी ऑर्गन फेलियर करवाता है, मल्टीपल ऑर्गन्स। और एक हफ्ते के बाद अगर मोर्टेलिटी हो रही है तो वो सेप्टिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हुई है। अच्छा, इसके कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पैनक्रियाटाइटिस के, आपने याद रखने हैं। गेट स्मैश्ड से आप याद रखें, जी से है। सबसे पहले गाल स्टोन्स की वजह से पैनक्रियाटाइटिस होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन वजह भी यही होती है 50 to 70% लोगों में। 25% वजह होती है अल्कोहल पीने की वजह से, एथेनॉल, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉमा हुआ पैनक्रियास पे, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। स्टीरॉयड्स के यूज़ से, मम्प्स और कॉक्सेकी बी जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी करवाएगा। स्कॉर्पियन का जो वेनम है, जहर, ठीक है, बिच्छू का, उससे भी होता है। ऑटो इम्यून भी है। हाइपर लिपिडीमिया की वजह से, किसी किसी को हेरिडिटरी भी होता है। ERCP जो हम डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक करते हैं ना, उसकी वजह से भी हो सकता है 1 to 3%। ड्रग्स में एक तो एजाथायोप्रीन करवाती है, थायाजाइड डायूरेटिक, ईस्ट्रोजेंस, वेल्प्रोइक एसिड, ठीक है। पेशेंट है उसको पैनक्रियाटाइटिस हुआ है एक्यूट, तो उसमें सिम्टम और साइन क्या होंगे? पेशेंट को जो है वो एक्यूट, इसमें सिम्टम ये होंगे कि कांस्टेंट किस्म का एपीगैस्ट्रिक पेन रहेगा। एपीगैस्ट्रिक पेन हर वक्त कांस्टेंटली रहेगा, जो इसमें कार्डिनल मैनिफेस्टेशन है। पेन शदीद होगा, सिवियर और कांस्टेंटली होगा। एनाल्जेसिक्स वगैरह लेने से भी वो सही नहीं होगा, रिफ्रैक्टरी होगा, उससे सही नहीं होगा। सामने लीन फॉरवर्ड होके बैठने से रिलीव होगा पेन, और बैक की तरफ भी रेडिएट करता है 50% लोगों में, पीछे बैक की तरफ। साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा नोशिया, वॉमिटिंग और रेचिंग, डकार आना, ठीक है। साइंस जो हमें मिलेंगे एग्जामिनेशन पे, एक तो उसका टेकिकार्डिया भी होगा और टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा लेकिन बीपी लो होगा, हाइपोटेंशन। टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन। अच्छा, मसल गार्डिंग अपर एब्डोमेन पे मिलेगी, लेकिन मार्क्ड रिजिडिटी इसमें अनयूजुअल है, इतनी रिजिडिटी नहीं है, मसल गार्डिंग मिलेगी। अच्छा, अगर गाल स्टोन पैनक्रियाटाइटिस है तो उसमें हमें पेशेंट में जॉन्डिस भी मिल सकता है। कोलेंजाइटिस अगर होगा तो उसमें स्विंगिंग पायरेक्सिया मिलता है।
हेमरेजिक, इसके अलावा इसमें ना फेशियल प्लेन्स में हेमरेज हो जाती है। उसमें दो साइंस हमें मिलती हैं, एक होती है कलन साइन, दूसरी ग्रे टर्नर साइन। कलन साइन जो है इसमें ये दोनों ये पैथोग्नोमिक नहीं है एक्चुअली। पेरी अम्बिलाइकल इकाइमोसिस जो होती है अम्बिलाइकस के अराउंड, उसको हम कहते हैं कलन साइन। दूसरी जो है फ्लैंक्स पे अगर इकाइमोसिस हो रही है तो उसको ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। ये हमें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में मिलती है, ठीक है। तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि पेशेंट को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ है? हमने इसके सीरम अमाइलेज लेवल करवाने होंगे। सबसे पहले सीरम अमाइलेज आपने याद रखना है कि लेवल 3 to 4 टाइम अबव नॉर्मल मिलेगा तो वो इंडिकेटिव होता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का, 3 to 4 टाइम नॉर्मल, ठीक है। सीरम अमाइलेज 1 से 2 घंटों में जैसे सिम्टम हुए तो पीक करेगा, लेकिन 3 से 5 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। 1 से 2 घंटों में पीक करके फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर उसकी परसिस्टेंटली एलिवेशन मिल रही है सीरम अमाइलेज की 10 दिन से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, ठीक है। देन दूसरा है सीरम लाइपेज। सीरम लाइपेज जो है ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, याद रखिए, और स्पेसिफिक भी ज़्यादा यही है बनिस्बत सीरम अमाइलेज के। सीरम लाइपेज लॉन्गर पीरियड तक ये एलिवेटेड रहता है और इसीलिए हेल्पफुल इन द पेशेंट विद अ डिलेड प्रेजेंटेशन। देर से भी प्रेजेंट करें तो उसमें ये काफ़ी टाइम तक, क्योंकि प्रोलॉन्ग है 3 से 5 दिन से भी ज़्यादा, तो हम हेल्पफुल होता है। दूसरा हम एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं। अच्छा, इसमें एब्डोमिनल एक्सरे एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में ना सेंटिनल लूप साइन मिलता है, यानी जो डायलेटेड प्रोक्सिमल जो जेजिनल लूप है बिल्कुल एडजेसेंट टू पेनक्रियाज ड्यू टू लोकल इलियस। वहाँ लोकल इलियस की वजह से वो जेजिनल लूप है पेनक्रियास के बिल्कुल साथ, वो हमें डायलेटेड नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं सेंटिनल लूप साइन। दूसरा हमें इसमें कॉलन कट ऑफ साइन मिलता है, यानी कि जो डिस्टेंडेड कॉलन है, डिस्टेंडेड कॉलन से लेके मिड ट्रांसवर्स कॉलन, ये हमें डिस्टेंडेड मिलेगा विथ नो एयर डिस्टली, फिर उसके नीचे कोई एयर नहीं है, ठीक है। तो उसको कॉलन कट ऑफ साइन कहते हैं। देखिए एब्रप्ट कट ऑफ हो गया है ना, कॉलन एक गैस कॉलम का, ये देखिए स्प्लेनिक फ्लेक्चर है, कॉलन यूजुअली डीकम्प्रेस्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट, इसके नीचे डीकम्प्रेस्ड है, ये वाला डिस्टेंडेड है, तो इसको कॉलन कट ऑफ साइन कहते हैं। इसके अलावा रीनल हेलो साइन भी होता है, ये वाला जो है सेंटिनल लूप साइन हो गया, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ एडायनेमिक इलियस क्लोज टू द इंट्रा एब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। और तीसरा रीनल हेलो साइन, यानी कि रीनल जो शेडो होता है वो लॉस हो गया है क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल फ्लूइड की वजह से, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे के अलावा हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं सीटी स्कैन पे। अच्छा, अल्ट्रासोनोग्राफी पे याद रखिए वो इस्टेब्लिश नहीं करता डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अल्ट्रासोनोग्राफी हाउएवर हमें अल्ट्रासाउंड 24 आवर्स में करना होता है ताकि हम बिलियरी इटियोलॉजी को इवेल्युएट करें, फॉर एग्जांपल अगर गाल स्टोन वगैरह है। बाकी हमें कंट्रास्ट सिटी स्कैन करना होता है जो प्रोबेबली सिंगल इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो सिटी स्कैन जो है सिंगल बेस्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कंट्रास्ट एनएनसीटी, जो सिटी स्कैन हम उनमें नहीं करेंगे, कॉमन सब में नहीं करनी है हमने, कुछ इंडिकेशन है। एक तो अगर हमें डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी है तो हम सिटी स्कैन करेंगे। यहाँ देखिए ये एडिमेटस और इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाटिक ग्लैंड नज़र आ रहा है सिटी स्कैन पे। जब हमें अनसर्टेनिटी हो, नहीं डायग्नोस हो रहा, तो हम करेंगे। या बहुत सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है इंटरस्टिशियल नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम करेंगे। तो इसके अलावा प्रोग्रेसिव या क्लिनिकल डिटोरिएशन वाले पेशेंट्स जिनमें साइंस ऑफ सेप्सिस हो रहे हैं या मल्टी ऑर्गन फेलियर, उनमें करेंगे। इसके अलावा पेशेंट जिनमें सस्पेक्टेड लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई हो जैसे कि सूडोसिस्ट, तो उनमें हमें सीटी स्कैन करना होगा। तो डायग्नोसिस जो है, बाकी अल्ट्रासाउंड मैंने आपको बताया कि गाल स्टोन वगैरह उनको रूल आउट करने के लिए करना होता है क्योंकि वो भी पेनक्रेटाइटिस करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड इतना इसमें हेल्पफुल नहीं होता। अच्छा, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस के लिए 3 में से 2 फीचर्स होने चाहिए। एक तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है जो कंसिस्टेंट हो विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, ऐसा एब्डोमिनल पेन जो सामने लीन फॉरवर्ड से रिलीव हो रहा है, बैक की तरफ रेफ़र हो रहा है, और इसके अलावा कॉन्स्टेंटली है, सिवियर है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे है, ठीक है। ऐसा जो है एब्डोमिनल पेन हो और टेंडरनेस ना, गार्डिंग मौजूद हो लेकिन रिजिडिटी ना हो, ठीक है। तो ऐसा एब्डोमिनल पेन जो कंसिस्टेंट होगा विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, नंबर 1। नंबर 2, उसमें सीरम अमाइलेज या लाइपेज एटलीस्ट 3 गुना ज़्यादा अपर लिमिट के बढ़ा हुआ हो, 3 गुना ज़्यादा।
तीसरा हमें फाइंडिंग सजेस्टिव है एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के अंदर कंट्रास्ट इन सीटी, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड। तो इन तीनों में से अगर दो चीज़ें मिल रही हैं तो हम डायग्नोस करते हैं एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अच्छा, अब असेसमेंट की जाती है सिवियरिटी की, कि उसमें रैनसन स्कोर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड प्रिडिक्टर है मोर्टेलिटी का एसोसिएटेड विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ये मोर्टेलिटी का प्रिडिक्टर है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन ये है कि इसमें हम एडमिट करने पे, जब पेशेंट को हमने एडमिट किया तो उस पर सिवियरिटी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 48 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, रैनसन स्कोर जब आपका 3 से ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब है पेशेंट को सिवियर पैनक्रेटाइटिस है। डिफरेंट होता है रैनसन स्कोर फॉर द गाल स्टोन और नॉन गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस के लिए अलग है, ठीक है। तो नॉन गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस में आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है रैनसन स्कोर। एक होता है क्राइटेरिया ऑन एडमिशन, दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑन एडमिशन और विद इन 48 आवर। तो मेन डिफरेंस जो है वो लाई करता है थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ जो है इनिशियल पैरामीटर की। तो सबसे पहले नॉन गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस जैसे अल्कोहल वगैरह की वजह से हुआ हो तो उसमें सबसे पहले एज पेशेंट की 55 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस है उसमें एज मोर देन 75 होनी चाहिए। वाइट ब्लड सेल काउंट हम देखते हैं, पहले नॉन गाल स्टोन वाला देख लें, ठीक है। उसमें एज 55 हो, उसमें ब्लड ग्लूकोज जो है उसकी 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, उसके वाइट सेल काउंट 16,000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हो, सीरम एस्पार्टेट जो है 250 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो, जबकि सीरम LDH जो है 350 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस देखें तो उसमें एज पेशेंट के 75 से ज़्यादा हो, उसमें ब्लड ग्लूकोज 220 से ज़्यादा हो, वाइट सेल्स का काउंट 18,000 से ज़्यादा हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 400 से ज़्यादा हो और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेस 250 से ज़्यादा, ये सेम है, ठीक है। तो अब आ जाएं कि 48 आवर्स के बाद अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है तो ये जनरली सेम है फॉर द बोथ गाल स्टोन एंड नॉन गाल स्टोन, दो सम सोर्सेज लिस्ट डिफरेंटली स्लाइटली डिफरेंट फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन वैल्यू। एक तो उसमें हमने आफ्टर 48 आवर्स हम एक तो देखते हैं हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट जो है मोर देन 10% दोनों में फाल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ब्लड सीरम कैल्शियम पे आ जाए, सीरम कैल्शियम जो है 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। 48 घंटे गुजर चुके हैं, दोनों तरह की पैनक्रेटाइटिस में सीरम कैल्शियम 48 घंटों के बाद 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, हेमाटोक्रिट जो है 10 से ज़्यादा गिर गया हो। इसके अलावा है बेस डेफिसिट, बेस डेफिसिट या ABG पे हमें मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट मिले या मोर देन 5। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो मोर देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो आफ्टर द IV फ्लूइड हाइड्रेशन, IV फ्लूइड हाइड्रेशन के बाद भी वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर मोर देन 2 से। फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 होनी चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो एब्डोमेन में लॉस हो गया है या थर्ड स्पेस में वो 6 लीटर से ज़्यादा लॉस हो गया है, और गाल स्टोन वाले में 4 लीटर से ज़्यादा हुआ है, ठीक हो गया। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 60 मिलीमीटर मर्करी हो, यानी हाइपोक्सीमिया इंडिकेट कर रही हो, जबकि गाल स्टोन पैनक्रेटाइटिस में नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन इस तरह करनी है कि टोटल रैनसन स्कोर अगर 0 से 2 के दरमियान आ रहा है तो उसमें माइल्ड पैनक्रेटाइटिस अच्छी प्रोग्नोसिस होती है, 3 to 4 है तो वो सिवियर पैनक्रेटाइटिस लाइकली है, 5 to 6 स्कोर है सिवियर पैनक्रेटाइटिस हो गई है, 7 to 8 पे वेरी सिवियर पैनक्रेटाइटिस होती है, ठीक हो गया। अब आ जाएं, एक और है बेल्ट-हज़ार कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिवियरिटी इंडेक्स। बेल्ट-हज़ार CT सिवियरिटी इंडेक्स जो है CTSI, ये एक्चुअली एक प्रोग्नोस्टिक स्केल है बेस्ड ऑन द CT फाइंडिंग्स, ठीक है। CT पे हम जो फाइंडिंग्स देखेंगे, पैनक्रेटिक इन्फ्लामेशन को देखेंगे, तो इसमें कंपोनेंट में ना सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लामेशन और प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड कलेक्शंस जो हैं उसको असेस करते हैं हम। 0 से लेकर 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें। तो इट्स यूजफुलनेस इज़ लिमिटेड टू द पेशेंट विद नॉर्मल रीनल फंक्शन हु आर एबल टू अंडरगो द कंट्रास्ट इन CT, जिनका CT हो सकता है, रीनल फंक्शन उनका अच्छा है, तो उनमें हम करेंगे। तो CTSI स्कोर अगर इसमें ना स्कोर इन्होंने यहाँ पे दिया है कि पैनक्रेटिक इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो उसमें अगर नॉर्मल पैनक्रियास है, याद रखें नॉर्मल लुकिंग है पैनक्रियास, तो उसको 0 पॉइंट देंगे। लेकिन अगर हमें CT पे फोकल या डिफ्यूज सिर्फ इनलार्जमेंट मिली है पैनक्रियास की, 1 स्कोर।
इंट्रिंसिक अगर पेनक्रियाटिक एल्ट्रेशन हुई हैं विद पेरी पेनक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग, यानी पेनक्रियाटिक एब्नॉर्मलिटी हो पेरी पेनक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग के साथ हेजी या स्ट्रिकी डेंसिटीज़ अगर नज़र आ रही हैं उसके सराउंडिंग में, तो उसको 2 स्कोर देंगे। लेकिन अगर सिंगल फ्लूइड कलेक्शन नज़र आई है फ्लैगमॉन, तो उसको 3 स्कोर। मोर देन 2 या मोर देन 2 पुअरली डिफाइंड पेरी पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शंस हैं, या अगर गैस मिल रही है पेनक्रियास के अराउंड, तो उसको 4 स्कोर दे दिया। तो ये एक कंपोनेंट हो गया पेनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन। दूसरा इसमें आता है कंपोनेंट पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस को हम असेस करते हैं, इसमें 0 to 6 देना होता है। अगर कोई भी नहीं है नेक्रोसिस, 0 स्कोर। 30% से कम पेनक्रियास में नेक्रोसिस हुई है, 2 स्कोर। 30 to 50%, मोर देन 30 लेकिन लेस देन 50 तो 4 स्कोर। मोर देन 50% ऑफ पेनक्रियास देन 6 स्कोर। ठीक है, तो टोटल जो CTSI है अगर 0 to 3 के दरमियान आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये माइल्ड पेनक्रेटाइटिस है। ठीक है, और उसमें जो प्रिडिक्टेड कॉम्प्लिकेशन रेट होती है 3% है, मोर्टेलिटी 0 है। लेकिन अगर 4 to 6 के दरमियान आ रहा है तो प्रिडिक्टेड मोर्टेलिटी 35 है और मोर्टेलिटी 6 है। कॉम्प्लिकेशन 35, मोर्टेलिटी 6। 7 to 10 अगर ये हमारा स्कोर निकलता है CTSI, तो उसमें 92% कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं और मोर्टेलिटी 17% है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम सिवियरिटी ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को रेडियोलॉजिकली असेस करते हैं बेल्ट हज़ार कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिवियरिटी इंडेक्स से। ठीक है, तो दूसरा है रिवाइज एटलांटा क्लासिफिकेशन सिस्टम। रिवाइज एटलांटा 2012 जो है क्लासिफिकेशन जो है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की, वो सिवियरिटी पे और लोकल मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है, यानी टाइप ऑफ फ्लूइड कलेक्शंस पे। तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस 3 आती हैं। याद रखें माइल्ड में कोई ऑर्गन फेलियर नहीं होगा, ना ही कोई सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ना ही लोकल, तो खुद ही सही हो जाता है। इसमें लो मोर्टेलिटी है। ठीक है, और दूसरा जो मॉडरेटली सिवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, इसमें ट्रांजिएंट ऑर्गन फेलियर, आप इसको ट्रांजिएंट करोगे, ट्रांजिएंट ऑर्गन फेलियर जो 48 आवर्स के अंदर खुद ही सही हो जाए, और या फिर उसमें लोकल या सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस हों लेकिन बिना किसी परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर के। तो ऐसे में हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, लेकिन प्रोग्नोसिस फिर भी अच्छी है अगर ऑर्गन फेलियर रिवर्स हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। थर्ड सिवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, इसमें परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर हो जो मोर देन 48 आवर्स तक अगर परसिस्ट कर रहा है, तो या सिंगल ऑर्गन फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, तो इसमें हाई रिस्क होता है मोर्टेलिटी का और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस का। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड एटलांटा क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये सारे क्राइटेरिया, हर चीज़ें हमने देख ली, असेसमेंट भी देख ली। तो अब आ जाए कि हमने पेनक्रेटाइटिस को मैनेज किस तरह करना है। माइल्ड पेनक्रेटाइटिस हुई पेशेंट को, उसको NPO पे रखेंगे, निल पर ओस, कोई चीज़ माउथ से नहीं देनी। अग्रेसिव उसकी IV फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे, फोलीज कैथीटर लगा देंगे, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, उसको पेन के लिए एनाल्जेसिया देंगे और नारकोटिक्स प्रेफर किए जाते हैं। वॉमिटिंग के लिए एंटीइमेटिक, एंटीबायोटिक इंडिकेटेड नहीं है। CT स्कैन सिर्फ तब करेंगे जब साइंस ऑफ डिटोरिएशन जो है वो हो रहे हों। ठीक है, अच्छा सिवियर पेनक्रेटाइटिस में हम कैसे करेंगे। अब सिवियर में याद रखें हमें HDU में जो है एडमिट करना होता है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। इसमें भी NPO पे रखेंगे, एग्रेसिव फ्लूइड रिहाइड्रेशन, एनाल्जेसिक, एंटीइमेटिक वही। यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देनी होती है ताकि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन हम 95 से अबव रखें। ठीक है, इन्वेजिव हमने मॉनिटरिंग करनी है उसके वाइटल साइंस की, सेंट्रल वीनस प्रेशर, यूरिन आउटपुट, ब्लड गैसेस। ठीक है, LFT, RFT, सीरम कैल्शियम, ब्लड ग्लूकोज, कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें HDU में हम मॉनिटर करते रहेंगे। ERCP हमने 72 आवर्स में करनी है अगर सिवियर गाल स्टोन पेनक्रेटाइटिस हुआ है तो, या फिर हमें कोलिंजाइटिस के अगर साइन मिल रहे हैं तो हमें ERCP करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा हमें सपोर्टिव थेरेपी भी देनी होगी फॉर ऑर्गन फेलियर। ठीक है, सपोर्टिव थेरेपी फॉर ऑर्गन फेलियर। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक जो है इसमें अब सिवियर वाले में प्रोफाइलेक्टिकली स्टार्ट करने होते हैं ताकि लोकल या सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसमें सेफिरोक्सिन या इमीपेनम या सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल देते हैं और 14 दिन से ज़्यादा एक्सीड ना करें एंटीबायोटिक का कोर्स। इनमें से कोई एक, और में मेट्रोनिडाजोल भी देना है ताकि एन और ओब्स भी कवर हो जाएं 14 दिन तक। न्यूट्रिशनल सपोर्ट हमने वाइटल होती है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में। एंट्रल फीडिंग देंगे NG ट्यूब के ज़रिए, NJ फीडिंग के ज़रिए, या टोटल पारेंटल TPN पे रखेंगे, टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन।
अच्छा, गाल स्टोन पेनक्रेटाइटिस का इसने एक नोट दिया है कि पेनक्रेटाइटिस विथ माइल्ड टू मॉडरेट, अगर गाल स्टोन पेनक्रेटाइटिस है तो उसमें हमें कोलिसिस्टेक्टमी करनी होगी, गाल ब्लैडर निकालना होगा और बिलियरी इमेजिंग करेंगे आफ्टर द सिम्टम्स रिजॉल्व। जब सिम्टम्स सही हो गए तो दोबारा बिलियरी इमेजिंग करेंगे या डिस्चार्ज से पहले। जिन पेशेंट को सिवियर गाल स्टोन पेनक्रेटाइटिस है तो उनको टाइम चाहिए होता है टू रिकवर, और इसीलिए उनमें हमें इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी बाद में करनी होगी एट अ लेटर डेट। जब उनका पेनक्रेटाइटिस रिजॉल्व हो गया तो उसमें फिर बाद में हम जो है लेटर डेट पे फिर कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे इलेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो साथ ही कर देंगे, सिवियर है तो हम बाद में कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की? सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस कॉमन जो फर्स्ट वीक में होती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट को एरिथमियाज हो सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ARDS। इसी तरह पेशेंट जो है रीनल फेलियर में जा सकता है, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन DIC, पैरालाइटिक इलियस हो सकता है, इसको पेशेंट को इंसेफेलोपैथी, और मेटाबॉलिक में पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट वीक में कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन एक हफ्ते के बाद जो लोकल कॉम्प्लिकेशन होती हैं वहाँ पे एक्यूट फ्लूइड की कलेक्शन हो सकती है, पेनक्रेटिक नेक्रोसिस हो सकती है, पेनक्रेटिक एब्सेस बन जाएगी, पेनक्रेटिक सूडोसिस्ट, पेनक्रेटिक असाइटीज़, प्लूरल इफ्यूजन, पोर्टल वीन थ्रोम्बोसिस, सूडो एन्यूरिज्म, ठीक है। उसके बाद आ जाए लोकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेनक्रेटाइटिस अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एटलांटा क्लासिफिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग रिवाइज्ड एटलांटा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इंट्रापेरेन्काइमल और पेरी पेनक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शंस होती हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज फॉलोज। ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेनक्रेटाइटिस की और यहाँ पर नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस की। तो इंटरस्टिशियल एडिमेटस में मैंने आपको बताया ना इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होगी लेकिन टिश्यू डेथ नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ जो है फ्लूइड होता है, कोई सॉलिड नेक्रोटिक डेब्रिस नहीं मिलती। तो इसमें सबसे पहले फ्लूइड कलेक्शन अराउंड द पेनक्रियास, वो जो है यहाँ पे लेस दैन 4 वीक्स अगर है, यानी अर्ली फेज़ में पेनक्रियास के अराउंड फ्लूइड कलेक्ट हुआ है तो उसको हम कहते हैं अक्यूट पेरी पेनक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शन, APFC, ठीक है। लेकिन अगर मोर देन 4 वीक हो गए तो उसको हम कहते हैं सूडोसिस्ट, ठीक है। APFC जो है लेस देन 4 वीक होती है, इसमें सिर्फ फ्लूइड होता है, होमोजेनस डेंसिटी CT MRI पे होगी, कोई परसेप्टेबल वाल या कैप्सूल नहीं होता। वेरी कॉमन यही कॉम्प्लिकेशन है, खुद ही ये सही हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूडोसिस्ट जो होती है ना ये 4 हफ्तों के बाद लेट फेज़ में बनेगी, इसमें फ्लूइड ही होगा लेकिन वेल डिफाइंड और नॉन एपिथेलाइज्ड वाल होगी, कैप्सूल होगा सूडोसिस्ट में, और उसमें फिर हमें ड्रेनेज करनी होगी अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है या सिम्टम करवाता है या परसिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस में होती है, इसमें आती है यहाँ पे तो था एक्यूट पेरी पेनक्रेटिक फ्लूइड एंड सूडोसिस्ट। नेक्रोटाइजिंग में हमें पता है कि टिश्यू डेथ होती है तो उसमें फ्लूइड और नेक्रोटिक सॉलिड डेब्रिस का मिक्सचर होगा। लेस दैन 4 वीक अर्ली में हम उसको कहेंगे एक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन, ANC। फ्लूइड और सॉलिड डेब्रिस होगी, कोई भी परसेप्टेबल वाल या कैप्सूल नहीं होगा। इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है ANC में, और इंटरवेंशन करनी होगी अगर सही नहीं हुआ। और अगर 4 वीक्स के बाद लेट फेज़ में हो रहा है तो वो कहलाएगा वार्ड ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है, वार्ड ऑफ नेक्रोसिस। इसमें फ्लूइड और सॉलिड डेब्रिस होती है, वेल डिफाइंड है, थिक वाल कैप्सूल होता है, ठीक है, और कैप्सूल जो है अलो करता है फॉर सेफ डेफिनेटिव ड्रेनेज। एंडोस्कोपिक नेक्रोसेक्टमी, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर इंटरवेंशन इन द सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अच्छा, अब थोड़ा सा इसी ने इसको ही डिटेल में डिस्क्राइब किया। एक्यूट पेरी पेनक्रेटिक फ्लूइड कलेक्शन, नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड कलेक्शन होता है पेनक्रियास के अराउंड, कोई वाल नहीं होती, 4 हफ्तों से कम टाइम में बनेगा आफ्टर द एक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमा। नॉर्मल इनहेंसिंग पेनक्रियाज होंगे, कोई नेक्रोसिस नहीं होगी। ट्रीटमेंट ये सिम्टमेटिक है, सिर्फ ऑब्जर्व करें, सिम्टम करवा रहा है तो उसमें इमेज गाइडेड ड्रेनेज होगी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसगैस्ट्रिक ड्रेनेज। दूसरी ये पेनक्रेटिक सूडोसिस थी, वार्ड ऑफ होगा, इसमें वाल होगी नॉन इन्फेक्टेड फ्लूइड कलेक्शन अराउंड द पेनक्रियास, 4 हफ्तों के बाद होती है ये आफ्टर द एक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमेटस पेनक्रेटिस अटैक। नॉर्मल एनहेंसिंग पेनक्रियास नजर आएंगे, कोई नेक्रोसिस नहीं है।
ये इनकैप्सुलेटेड कलेक्शन होती है अमाइलेज रिच फ्लूइड, अमाइलेज रिच इसमें पैंक्रियाटिक फ्लूइड होता है। इसको सूडो इसलिए कहते हैं क्योंकि वाल बन गई है बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू, और वो एपिथेलियल सेल लाइनिंग नहीं है, वो ग्रेनुलेशन टिश्यू की वाल है, इसीलिए सूडो कहते हैं। तो इसमें दो टाइप्स है, कम्युनिकेटिंग सूडोसिस्ट होती है, नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग जब पैंक्रियाटिक डक्ट सूडोसिस्ट के साथ कम्युनिकेट करेगी तब, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है पैंक्रियाटिक डक्ट और सूडोसिस्ट का तो नॉन कम्युनिकेटिंग। इसको मैं सिस्टिक नियोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करना होगा बाय एस्पायरेशन ऑफ द फ्लूइड बाय एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। एस्पायरेट करेंगे तो अगर उसमें हमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक लेवल ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ट्यूमर होगा, कैंसर है, इससे सूडोसिस्ट नहीं होगी। दूसरा, अगर अमाइलेज लेवल हमें सूडोसिस्ट में हाई मिलते हैं लेकिन ये इतना डायग्नोस्टिक नहीं है, साइटोलॉजी में अगर हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स मिल रहे हैं तो वो सूडोसिस्ट होगी। फिर कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए, ये सूडोसिस्ट जो है ये एब्सेस करवाती है, ठीक है, सिस्टेमिक सेप्सिस, इसमें एब्सेस बन सकती है, सिस्टेमिक सेप्सिस हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बॉवल की ऑब्स्ट्रक्शन, और हेमरेज भी हो सकती है सिस्ट में, तो हेमरेज की वजह से फिर वो इसमें पेन होगा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के कुछ इंडिकेशन है कि जब ये सूडोसिस्ट सिम्टम्स करवाएगी या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, या फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो कि ये कहीं ट्यूमर तो नहीं है तो आप सर्जरी करोगे, या फिर बड़ी सिस्ट है, लार्ज है, थिक वाल्ड है, 6 सेंटीमीटर से बड़ी है, या इसको 12 हफ्तों से ज़्यादा टाइम गुजर गया, खुद सही नहीं हो रही, तो फिर इन केसेस में हमें सर्जरी करनी होगी। परकुटेनियस अप्रोच कह रहा है, परकुटेनियस ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी अंडर द इमेजिंग गाइडेंस, दैट इज़ अ डबल पिगटेल ड्रेन इज प्लेस्ड with one end in the cyst cavity and other end in the gastric lumen। तो उसको कहते हैं पिग टेल ड्रेन, डबल पिग टेल ड्रेन, एक सिस्ट कैविटी में दूसरा गैस्ट्रिक लूमन में होगा, इसको कहते हैं परकुटेनियस ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। दूसरी ये कह रहा है परकुटेनियस ड्रेनेज हमें बाहर की तरफ अवॉइड करनी होती है क्योंकि हाई रिकरेंस रेट होता है, पैनक्रेटिक को कुटेनियस स्किन पे फिस्टुला बन जाएगा अगर सिस्ट जो है पैनक्रेटिक डक्ट के साथ कम्युनिकेट कर देती है। ट्यूमर सीडिंग भी हो सकती है अगर वो सिस्ट न्यूप्लास्टिक निकली, तो इसीलिए हमें गैस्ट्रिक करनी होती है, परकुटेनियस ट्रांस गैस्ट्रिक सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। अब आ जाए एंडोस्कोपिक अप्रोच पे। एंडोस्कोपिक अप्रोचेस जो है वो दो तरह की होती हैं। एंडोस्कोपिक हमें ट्यूब प्लेसमेंट करनी होती है स्टमक और सिस्ट के दरमियान, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी। दूसरा एंडोस्कोपिक ट्यूब प्लेसमेंट हमें डुओडेनम और सिस्ट के दरमियान करनी होगी, सिस्टोडुओडेनोस्टमी, ठीक है। एंडोस्कोपिक ट्यूब प्लेसमेंट बिटवीन द स्टमक एंड सिस्ट या डुओडेनम एंड सिस्ट। दूसरी अप्रोच सर्जिकल अप्रोच है जो कि स्टैंडर्ड मेथड है, उसमें सूडोसिस्ट जो है स्टमक के साथ अडेरेंट होती है तो हम सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी करेंगे, यानी स्टमक में ही ड्रेन करवाएंगे। अगर सूडोसिस्ट डुओडेनम के साथ अटैच है तो सिस्टोडुओडेनोस्टमी यानी डुओडेनम में ड्रेन करें। और अगर सूडोसिस्ट जो है वो टेल ऑफ द पैनक्रियास में अटैच है तो हमें पैनक्रियाटिक टेल और सूडोसिस्ट की रिसेक्शन करनी होगी, ठीक है, दैट्स इट। लास्ट में इसने थोड़ा पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट का बताया है कि ये क्रोनिक में ज़्यादा कॉमन है बनस्पत अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के। सूडोसिस्ट जो है उसमें पैनक्रियाटाइटिस नहीं होती साथ, शुड बी रिसेक्टेड, जो यानी पैनक्रियाटाइटिस के साथ एसोसिएट नहीं है तो उनको हम रिसेक्ट करेंगे। रिस्क ऑफ इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस ट्यूमर, यहाँ पर ये फिगर देखें, ये लेफ़्ट सब हेपेटिक सूडोसिस्ट है जो थिक एरो से इन्होंने शो की है, ठीक है, लेफ़्ट सब हेपेटिक सूडोसिस्ट, ये स्टमक को कंप्रेस कर रही है, कर्व्ड एरिया ये स्टमक है उसको इसने कंप्रेस किया है। दूसरी यहाँ पे थिन एरो में ये सेकंड सूडोसिस्ट दिखा रहा है अराउंड द स्प्लीन जो कि कंप्रेस कर रही है और मीडियली डिस्प्लेस कर रही है स्प्लीन को, ब्लैक एरो ये स्प्लीन उसको मीडियली डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, इस तरह से हमें नज़र आती है। दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है टॉपिक, बाकी रह गया अब पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। क्या होता है पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस? याद रखें, नाम से पता लग रहा है नेक्रोसिस हो गई है कि डिफ्यूज़ या फोकल एरिया ऑफ नॉन वायबल पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा, ठीक है, पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा का डिफ्यूज़ या फिर वो फोकल एरिया हो नॉन वायबल पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा को, तो उसको हम कहेंगे पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। एक्चुअली ये अक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस को ही इंडिकेट करता है। और कैसे हम डायग्नोस करते हैं रिलायबली? जब हम कंट्रास्ट इनहेंस सीटी करेंगे तो उसमें हमें नेक्रोटिक एरिया इनहेंस होता हुआ नहीं नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि ये पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस हुई है।
मोस्टली ये स्टीराइल होता है, लेकिन ये गट के बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट होकर इसको इन्फेक्ट भी कर सकते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है, अगर इन्फेक्ट हो जाती है तो उसमें मोर्टेलिटी 50% है। फ्लूइड कलेक्शन इन एसोसिएशन विथ नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस आर acute necrotic collections, walled off necrosis। acute necrotic collection जो है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड और नेक्रोटिक मटेरियल होता है जिसमें कोई वाल नहीं होती इन एंड अराउंड द पेनक्रियास। लेस देन 4 वीक आफ्टर द नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस ये होता है और ये इन्फेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। जो वाल्ड ऑफ नेक्रोसिस है वो वाल्ड ऑफ फ्लूइड कलेक्शन होती है और नेक्रोटिक मटेरियल अराउंड द पेनक्रियास मोर देन 4 वीक आफ्टर द नेक्रोटाइजिंग पेनक्रियाटाइटिस ये डेवलप करेगा और इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इन्फेक्टेड जो पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है उसमें इट शुड बी सस्पेक्टेड व्हेन देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव क्लिनिकल डिटोरिएशन। पेशेंट की क्लिनिकल डिटोरिएशन प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, तो आप इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस सस्पेक्ट करोगे। या उसका फीवर प्रोलॉन्ग्ड है तो भी आप इन्फेक्टेड करोगे, समझोगे कि इन्फेक्शन हो चुका है उसमें। या वाइट ब्लड सेल काउंट एलिवेटेड है, या एयर मिल रही है विद इन द पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस ऑन द सीटी, या ग्राम स्टेन उसका पॉजिटिव आया है कल्चर ऑन द फाइन नीडल एस्पायरेशन ऑफ सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। मैनेजमेंट यूँ है कि हमें स्टीराइल अगर पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है तो किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हो गई है तो उसमें नीडल एस्पायरेशन अंडर सीटी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस करेंगे। उसमें हमें परुलेंट एस्पायरेट अगर मिलेगा पस वाला तो कंफर्म हो जाएगा। एस्पायरेट किया सीटी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के ज़रिए, पस मिला तो कंफर्म हो जाएगा। फिर हमें परकुटेनियस ड्रेनेज करनी होगी उस इन्फेक्टेड फ्लूइड की यूजिंग द वाइड बोर्ड ड्रेन। एस्पायरेट को हम माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेजेंगे। आईवी एंटीबायोटिक्स हम देते हैं, कार्बापिनम जो है फर्स्ट ऑप्शन होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पेनक्रियाटिक पेनिट्रेशन। ठीक है, कार्बापिनम देंगे आईवी में। सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे अगर ये मेथड फेल हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ कि सर्जिकल मैनेजमेंट कह रहा है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस का है कि हमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी होगी और नेक्रोस्टोमी करेंगे, नेक्रोसेक्टमी, सप्लीमेंटेड बाय या तो ओपन पैकिंग या क्लोज्ड ड्रेनेज। साथ में ओपन पैकिंग या क्लोज ड्रेनेज कर सकते हैं। फर्दर जो नेक्रोटिक टिश्यू फॉर्मेशन है वो नेक्रोसेक्टमी के बाद दोबारा से बन जाती है, उसको फिर हमें फॉलोइंग अप्रोचेस के ज़रिए जो है एड्रेस करना होगा। जो दोबारा बन गया ना नेक्रोसेक्टमी के बाद दोबारा नेक्रोसिस हुई है, उसमें या तो आप क्लोज ड्रेनेज करो, यानी इंसीजन को आपने क्लोज किया लेकिन कैविटी को आप पेन रोज ड्रेन के साथ पैक कर देते हो और क्लोज्ड सक्शन ड्रेन्स के साथ। तो ये जो पेन रोज ड्रेन है ये ब्रॉट आउट थ्रू द फ्लैंक से निकालेंगे, स्लोली पुल्ड आउट एंड रिमूव्ड आफ्टर 7 days। ये हो गया क्लोज्ड ड्रेनेज। दूसरी ओपन पैकिंग है, उसमें आपने इंसीजन को ना ओपन ही छोड़ देना होता है, और इंसीजन को ओपन ही छोड़ दिया और कैविटी को आप पैक कर देते हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपन ड्रेनेज। इंसीजन को आपने ओपन ही रहने देना है और कैविटी जो है उसको आपने पैक कर दिया। तो दोबारा जो रीपैकिंग है वो आपने 48 से 72 घंटों के बाद करनी है, अनटिल देयर इज़ अ क्लीन ग्रेन्युलेटिंग कैविटी। ठीक है, अब आ जाए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस पे। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ये पेनक्रियाटिक प्लूरल इफ्यूजन, पेनक्रियाटिक असाइटिस, पेनक्रियाटिक फिस्टुला, स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस या आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशन। पेनक्रियाटिक प्लूरल इफ्यूजन जो होता है ना, इमेज गाइडेड परकुटेनियस थोरेकोसेंटेसिस उसके लिए करेंगे, वो फ्लूइड बाहर निकालेंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो एनपीओ पे रखेंगे, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, और ऑक्ट्रोटाइड देंगे। एक्चुअली ये रेट्रोपेरिटोनियल लीकेज की वजह से इफ्यूजन होता है। ठीक है, लीकेज ऑफ पेनक्रियाटिक फ्लूइड की वजह से, नो ड्यू टू पेनक्रियाटिक प्लूरल फिस्टुला। दूसरी है पेनक्रियाटिक असाइटिस, इसमें भी हमें इमेज गाइडेड परकुटेनियस पैरासिंथेसिस करनी होगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं होता हम एनपीओ पे रखेंगे, टीपीएन पे और ऑक्ट्रोटाइड पे। इट इज़ ड्यू टू द रेट्रोपेरिटोनियल लीकेज ऑफ द पेनक्रियाटिक फ्लूइड। ठीक है, ये एक्चुअली रेट्रोपेरिटोनियल लीकेज ऑफ द पेनक्रियाटिक फ्लूइड की वजह से होता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रियाटिक फिस्टुला। इसमें फिस्टुला में आपने ऑब्जर्व करना है अगर लेस देन 200 ml पर डे है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा तो एनपीओ पे रखेंगे, टीपीएन ऑक्ट्रोटाइड पे। अगर रिस्पॉन्स नहीं है तो ईआरसीपी, स्फिंक्टरोटोमी एंड पेनक्रियाटिक स्टेंट रखेंगे। ठीक है, देन स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होती है, पहले हमें सीटी पे पता लगती है कि स्प्लीनिक वेन में थ्रोम्बस बना है। मोस्ट कॉमन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में होता है, एक्यूट में नहीं होता, और ये आप तब सस्पेक्ट करोगे जब प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट है ऑब्जर्व करें,
अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसमें आप बैंडिंग करके बीटा ब्लॉकर, स्क्लेरोथेरेपी ये चीज़ें करोगे। लेकिन अगर गैस्ट्रिक वराइसिस हो रहे हैं तो आपको स्प्लीन निकालनी होगी, स्प्लीनेक्टमी करोगे ब्लीडिंग गैस्ट्रिक वराइसिस के लिए। बाकी थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी एस्प्रिन भी दे सकते हैं, ठीक है। देन रहेगी आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, स्प्लीनिक आर्टरी सूडो एन्यूरिज्म जो कि है मोस्ट कॉमन, ठीक है। ये इसमें कॉम्प्लिकेशन है, स्प्लीनिक आर्टरी का सूडो एन्यूरिज्म बन जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोडोर्नल आर्टरी सूडो एन्यूरिज्म भी होता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये दोनों आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशन है, स्प्लीनिक आर्टरी सूडो एन्यूरिज्म एंड गैस्ट्रोडोर्नल आर्टरी सूडो एन्यूरिज्म, ठीक है। देन आ जाए क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस पे। अच्छा, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, यहाँ पे हमारा क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस याद रखें, यहाँ तक हमने एक्यूट पैंक्रेटाइटिस डिटेल में कंप्लीट किया। अब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस जो है वो परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन हो और इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो जाए एसोसिएटेड विद एट्रोफी ऑफ द पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन एंड इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद एट्रोफी ऑफ द पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा को हम कहते हैं क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, अल्कोहल जो इसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, ठीक है, उसकी वजह से होती है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, अल्कोहल की वजह से। या किसी को अगर ऑन गोइंग एक्यूट पैंक्रेटाइटिस चल रहा था काफ़ी टाइम से, वो क्रोनिक में हो जाएगा। क्रोनिक में और क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन ही परसिस्ट कर रही है, साथ में इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस हो जाएगी और पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा की एट्रोफी भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर अल्कोहल हो गया। दूसरा ऑन गोइंग एक्यूट पैंक्रेटाइटिस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, हाइपर लिपिडीमिया भी करवाता है, हाइपर कैल्सीमिया की वजह से भी होती है, इडियोपैथिक भी है 10 to 20। किसी किसी को हेरिडिटरी पैंक्रेटाइटिस भी होता है प्रोटीन सीरीन 1 जीन म्यूटेशन की वजह से, प्रोटीन सीरीन 1 जीन म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, इसको जो है हम प्रोटीन सीरीन 1 जीन म्यूटेशन को हम कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजन जीन भी कहते हैं, जो क्रोमोसोम 7 पे होता है। ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है जिसमें ट्रिप्सिन जो है ना वो टूटता नहीं है, रेजिस्टेंट होता है टू डीग्रेडेशन। तो अगर काफ़ी टाइम से परसिस्टेंट ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, पैनक्रियाटिक डैमेज होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीन सीरीन 1 जीन म्यूटेशन है जिसको हम कैटाइनिक ट्रिप्सिनोजन जीन भी कहते हैं। दूसरी हेरिडिटरी है SPINK1 म्यूटेशन। SPINK1 म्यूटेशन जो है ये जीन ना प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजन से बचाता है, प्रीमेच्योर उसको एक्टिवेट होने से बचाता है ये जीन। तो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है, वहाँ गेन ऑफ था, ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर आएगी तो ट्रिप्सिनोजन प्रीमेच्योरली एक्टिवेटेड होगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगी, SPINK1 म्यूटेशन। इसके अलावा ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत कॉमन है, इंडिया वगैरह में, वहाँ कसावा इंजेक्शन की वजह से ये होता है और SPINK1 म्यूटेशन की वजह से, तो उसको कहते हैं ट्रॉपिकल पैंक्रेटाइटिस। उसके बाद है ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस, ये मेन में ज़्यादा कॉमन है देन वुमेन, और ये ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे अगर हाशिमोटो थायराइडाइटिस है उसकी वजह से होगा, एसोसिएशन है उसके साथ होगा, ठीक है। और इसमें IG4 लेवल हमें एलिवेटेड मिलते हैं। अब ये कॉजेज़ हो गए। अब क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में जो क्लिनिकल फीचर है ना, इसमें भी एब्डोमिनल पेन रहेगा। प्राइमरी मैनिफेस्टेशन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस की एब्डोमिनल पेन ही है, डल किस्म का, नॉइंग, बार बार रिकरेंट, और सिवियर होगा वेट लॉस के साथ, जो है वो सिवियर होगा अगर उसका वेट लॉस हुआ है तो सिवियर एब्डोमिनल पेन। तो पेन की जगह क्या है, जहाँ पे हेड ऑफ द पैनक्रियास है, तो एपिगेस्ट्रिक एंड राइट सब कोस्टल पेन होगा उसको, अगर हेड ऑफ द पैनक्रियास इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बॉडी एंड टेल इन्वॉल्व है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में तो पेशेंट को लेफ्ट सब कोस्टल और बैक पेन होगा, ठीक है। तो पेन के फीचर्स आपने याद रखने क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में। इसके अलावा पेशेंट को जॉन्डिस और कोलेंजाइटिस, क्योंकि उसकी जो कॉमन बाइल डक्ट है, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट, उसकी फाइब्रोसिस हो गई है तो उससे उसको जॉन्डिस एंड कोलेंजाइटिस होगा। दूसरा डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्कारिंग हो गई है ना हेड ऑफ द पैनक्रियास की, तो उस वजह से डुओडेनम को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, वहाँ पे डुओडेनम पास होता है ना, वहाँ पे है ना हेड, इसलिए। एक्सोक्राइन इंसफिशेंसी के भी फीचर्स होंगे, वो क्या, एनोरेक्सिया हो जाना, वज़न कम हो जाना मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, प्रोटीन मेल एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया होगा ड्यू टू द फैट मेल एब्जॉर्प्शन। एंडोक्राइन इंसफिशेंसी के भी फीचर्स होंगे जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी, इन्फेक्शन होगा रिलेटेड टू डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायग्नोसिस हमने कैसे करनी है, हम एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे जिस पे हमें पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी। CT स्कैन जो है उसमें उसके फीचर्स हमें सजेस्ट करेंगे क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। CT स्कैन जो फीचर्स जो सजेस्टिव हैं क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के, उसमें क्या है, CT स्कैन में मोस्ट कॉमन आपको डायलेटेड पैनक्रियाटिक डक्ट मिलेगी क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट आपको डायलेटेड मिलेगी CT पे। पैरेन्काइमा की आपको एट्रोफी मिलेगी,
पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशंस भी मिल सकती हैं, और उसके अराउंड पेरी पैनक्रियाटिक फ्लूइड एंड फोकल पैनक्रियाटिक इनलार्जमेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सीटी स्कैन के फीचर्स हो गए। और हमने कहा कि एब्डोमिनल एक्सरे पे भी हमें कैल्सिफिकेशंस मिलेंगी। इसके अलावा हम ERCP करते हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ एल्यूसिडेटिंग द एनाटॉमी ऑफ द डक्ट। उसमें हमें डायलेटेड चेन्स ऑफ लेक्स मिलती हैं, यानी जो सर्कुलेशंस मिलेंगे इंटरवीनिंग शॉर्ट स्ट्रक्चर्स के साथ, फिर सर्कुलेशन पे सर्कुलेशन स्ट्रक्चर। तो ये ERCP पे हमें डायलेटेड चेन मिलती है लेक्स की। यहाँ पे फिगर भी है, ये देखिए ERCP की गई है जिसमें सेक्युलर डायलेशन नज़र आ रही है। देखिए मेन पेनक्रेटिक डक्ट की, इसको ये कह रहे हैं डायलेटेड चेन ऑफ लेग्स। ठीक है, जो रेड एरो शो कर रहा है, और बीच बीच में ये जो वाइट एरो शो कर रहा है, बीच में स्ट्रक्चर्स हैं, ये नैरोइंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। एक और इन्वेस्टिगेशन है, मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है अर्ली स्टेज डिजीज़ वाले पेशेंट में। रोजमोंट क्राइटेरिया इज़ अ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बेस्ड क्राइटेरिया रिक्वायर्ड टू डायग्नोज क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। देन आते हैं फंक्शन टेस्ट। एक्चुअली ना एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड इसीलिए बहुत ज़रूरी भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि एक रोजमोंट क्राइटेरिया होता है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोज करने का। उसमें मेजर और माइनर फीचर्स होते हैं। उसमें ना कुछ मेजर ए, मेजर बी एंड माइनर। मेजर ए में हम कहते हैं कि हाइपर इक्विक फोकाई हो विद शेडोइंग मेन पैनक्रेटिक डक्ट कैलकुलाई। ठीक है, डक्ट में कैलकुलाई हो। मेजर बी हम तब कहेंगे जब लोबुलैरिटी हो विथ हनी कॉम्बिंग। माइनर में हम कहते हैं इसी तरह डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पे ही होती है, तो इसीलिए हम रेडियोग्राफी में चला गया, इतना डीप नहीं जाना चाहिए उसमें। तो उसके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है, तो वो होगा तो ही हम क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोज करेंगे। उसके बाद कुछ फंक्शन टेस्ट भी हैं क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोज करने के लिए। फीकल इलास्टेज टेस्ट होता है, स्टीटोरिया का भी टेस्ट होता है, ये एक्सप्लेन मैं पहले कर चुकी हूँ। अब क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस हो गई, इसको कैसे मैनेज करें? मेडिकल मैनेजमेंट तो यही है कि पेशेंट को स्मोकिंग अल्कोहल स्टॉप करवानी होगी, स्मोकिंग स्टॉप करवानी होगी। ठीक है, टोबैको स्मोकिंग। डायबिटीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करना होगा। पेन जो हो रहा है ना, उसके पेन कंट्रोल ना स्टेप वाइज एस्केलेशन ऑफ एनाल्जेसिया एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। सीलिएक एक्सेस ब्लॉक्स, सीलिएक एक्सेस ब्लॉक करते हैं। अगर बिल्कुल ही इंट्रैक्टेबल पेन है, किसी चीज़ से सही नहीं हो रहा, तो सीलिएक एक्सेस ब्लॉक करेंगे, वरना हमें स्टेप वाइज हमने उसका एस्केलेट करना होता है एनाल्जेसिया। अच्छा, डाइटरी मॉडिफिकेशंस में हमने लो फैट डाइट देनी है, जबकि हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। मेल एब्जॉर्प्शन फैट सोल्यूबल विटामिन्स को करेक्ट करेंगे, विटामिन B12 को भी। पैनक्रेटिक एक्सोक्राइन एंजाइम सप्लीमेंटेशन देंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थेरेपी, विटामिन C, E, सेलेनियम, ये पेन को रिड्यूस करेंगे और डिजीज़ प्रोग्रेशन को। मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स देंगे, जिनको सिवियर फैट मेल एब्जॉर्प्शन है उन पेशेंट्स में हम मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड्स देंगे। वो डायरेक्टली जो है इंटेस्टाइन से ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं विदाउट एनी डाइजेशन। ठीक है, तो ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है, पेन कंट्रोल, अल्कोहल इनको रोकना है, डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करेंगे। सर्जरी का भी सर्जिकल मैनेजमेंट तब इंडिकेटेड होती है जब इंट्रैक्टेबल पेन है। ठीक है, इंट्रैक्टेबल पेन हो, ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, बिलियरी हो, पैनक्रेटिक डक्ट की या डोर्नल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, या बहुत ज़्यादा पेन है इंट्रैक्टेबल, बर्दाश्त के नाकाबिल, या सूडोसिस्ट बन गई हैं, या मेलिग्नेंसी को आप रूल आउट नहीं कर पा रहे, तो इन केसेस में आपने सर्जरी करनी है। तो जनरल रूल क्या है सर्जरी का? पैनक्रेटिक डक्ट की डायलेशन अगर है तो आप डीकम्प्रेसिंग प्रोसीजर करोगे, लेकिन अगर डक्ट डायलेट नहीं हुई तो आपने सिर्फ रिसेक्शनल प्रोसीजर करना है। ठीक है, इसके अलावा आप सर्जरी में ERCP भी आपके पास ऑप्शन है। एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटोमी कर लें, एंडोस्कोपिकली स्टोन को ही निकाल दें, एक्सट्रैक्ट कर दें, या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के करके उसके बाद ERCP करें, जो बड़ा लार्ज इम्पैक्टेड स्टोन है, फिर उसको निकालें ERCP के ज़रिए। या फिर आप बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट है तो उसमें स्टेंट लगा दें। तो ये ERCP भी एक ऑप्शन है हमारे पास क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस का। दूसरा है मॉडिफाइड प्यूस्लो प्रोसीजर। मॉडिफाइड प्यूस्लो प्रोसीजर जो है इंडिकेटेड होता है पैनक्रेटिक डक्ट डायलेशन के केसेस में। इसका फ़ायदा ये है कि पैरेन्काइमा इसमें कंजर्व रहेगा। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन को ये बचा के रखता है, इसलिए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें रिकरेंस दोबारा फिर पैनक्रेटाइटिस हो जाता है 30%। इस प्रोसीजर में ये है कि हमने ओपन करना है और कम्प्लीटली अनरूफ कर देंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ डक्ट। याद रखें, ओपन करेंगे और कम्प्लीटली अनरूफ कर देंगे डक्ट का जो एंटीरियर सरफेस है ना उसको। फिर उसके बाद जो भी स्टोन वगैरह है उसको निकाल देंगे और साइड टू साइड रूक्सिन वाई पैनक्रेटिको जेजिनोस्टमी कर देंगे। ठीक हो गया।
दूसरा इसमें है फ्रेज प्रोसीजर। फ्रेज प्रोसीजर हम ना पेनक्रेटिक डक्ट डायलेशन वाले ही केसेस में करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम कर रहे थे प्यूस्टो प्रोसीजर, तो फ्रेज प्रोसीजर भी पेनक्रेटिक डक्ट डायलेशन में करते हैं। इसका फ़ायदा ये है, इसमें रिकरेंस लेकिन कम है। नुकसान ये है कि पेनक्रियाटिक पेरेन्काइमा निकालना पड़ेगा, वहाँ तो हम प्रिजर्व कर रहे थे एंडो एक्सोक्राइन फंक्शन, यहाँ निकालना पड़ेगा पेरेन्काइमा। तो फ्रेज प्रोसीजर में हमने एंटीरियर सरफेस ही डक्ट का खोलेंगे और जो पोर्शन है हेड का पोर्शन जो है उसको भी रिसेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें लॉन्गिट्यूडिनल पेनक्रियाटिको जेजुनोस्टमी करनी होगी। इसके अलावा फ्रेज के बाद एक और प्रोसीजर है विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर यानी पेनक्रियाटिको डुओडेनेक्टमी। ये जब पेनक्रियाटिक डक्ट डायलेशन हो ड्यू टू द सिंगल स्टोन, एक ही स्टोन है या स्ट्रक्चर, तो हम विपल प्रोसीजर करते हैं। वैसे ये अगर मोर देन वन ऑब्स्ट्रक्शन है, याद रखें मोर देन वन ऑब्स्ट्रक्शन में आप कभी भी नहीं करोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर सिंगल स्टोन है या स्ट्रक्चर है, तो आप विपल प्रोसीजर कर सकते हो, पेनक्रियाटिको डुओडेनेक्टमी। बर्गर प्रोसीजर भी एक और ऑप्शन है सर्जरी में। बर्गर प्रोसीजर में जो डुओडेनम प्रिजर्विंग रिसेक्शन है of the portion of the pancreatic head, duodenum preserving resection of a portion of pancreatic head, ये हम ना नॉर्मल टू स्मॉल डक्ट्स में परफॉर्म करते हैं विद आइसोलेटेड पेनक्रियाटिक हेड इनलार्जमेंट, जिसमें सिर्फ जो है पेनक्रियाटिक हेड इनलार्ज हुआ हो आइसोलेटेड, तो उसमें हमें बर्गर प्रोसीजर करना होता है, बर्जर। नॉर्मल पेनक्रियाटिक डक्ट कह रहा है डिस्टल पेनक्रियाटिक्टमी कर देंगे जब व्हेन द डिजीज़ इज़ लिमिटेड टू द पेनक्रियाटिक टेल में सिर्फ मसला है तो डिस्टल पेनक्रियाटिक्टमी। लेकिन टोटल पेनक्रियाटिक्टमी एंड आइलेट ऑटो ट्रांसप्लांटेशन हम तब परफॉर्म करेंगे जब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हो, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हमें टोटल पेनक्रियास निकाल के और आइलेट ऑटो ट्रांसप्लांट करना होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा यही टॉपिक भी कंप्लीट होता है विच वाज द क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। सारे मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट देखे। अब इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है विच इज़ द कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास याद रखें कि 2 to 3% ऑफ ऑल कैंसर जो है वो पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होता है। 65 to 75 ईयर्स की उम्र में ये मोस्टली होता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर है कि अगर पेशेंट स्मोकर है उसको चांसेस हैं पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा होने का, हाई फैट की कंजप्शन करता है, या अगर उसको क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो गई है तो आगे जाके कैंसर हो सकता है। मेल जेंडर में ज़्यादा है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है अगर पेशेंट को। इसके अलावा अगर जेनेटिक में ना अगर अप्रोक्सीमेटली 95% लोगों को P16 की म्यूटेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा जिनको फैप होता है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, ये इसमें जेनेटिक एसोसिएशंस हो गई। इसी तरह किसी को अगर जेनेटिक में हेरिडिटी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर है HNPCC, उसको भी पेनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस है। प्यूट्स जैगर सिंड्रोम वालों को, या फेमिलियल ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम में, ठीक है। तो अब क्या पैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं इसमें पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा में? एक्चुअली डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है, सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस ट्यूमर भी है। डक्टल एडिनोकार्सिनोमा आपने याद रखना है 85% ज़्यादातर जो है डक्टल एडिनोकार्सिनोमा ही होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये हेड ऑफ द पेनक्रियास से अराइज करता है, सॉलिड है, इनफिल्ट्रेटिंग ट्यूमर होता है, ठीक है। डक्टल एडिनोकार्सिनोमा सॉलिड इनफिल्ट्रेटिंग है और लिवर और पेरिटोनियम में इसकी मेटास्टेसिस कॉमन है। दूसरा सीरस सिस्ट एडिनोमा है। सीरस सिस्ट एडिनोमा है बिनाइन, बड़ा सा लार्ज एग्रीगेशन ही होती है, मल्टीपल छोटी छोटी सिस्ट की बड़ी एग्रीगेशन बन जाती है, बिल्कुल एक बबल रैप की तरह। उसको कहते हैं सीरस सिस्ट एडिनोमा। टिपिकली ओल्डर वुमेन में ये हमें मिलता है बिनाइन, ठीक है। तीसरी टाइप म्यूसिनस ट्यूमर है। ये म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म जो है इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है और ये पेरीमीनोपोजल वुमेन में देखा गया है क्योंकि इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल है और ये कहलाता है म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म पेरीमीनोपोजल में। इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म में भी मैलिग्नेंट पोटेंशियल है लेकिन वो ओल्डर मेन में देखा गया है। ये था म्यूसिनस सिस्टिक न्यूप्लाज्म, दूसरा इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस न्यूप्लाज्म। तो ये हमने कुछ पैथोलॉजिकल फीचर देखे। डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है, हेड ऑफ द पेनक्रियास में होता है, सॉलिड है, इनफिल्ट्रेटिंग, लिवर एंड पेरिटोनियल मेटास्टेसिस। दूसरा सीरस सिस्ट एडिनोमा है, तीसरा म्यूसिनस ट्यूमर। अब आ जाए लोकेशन पे। लोकेशन अगर हम देखते हैं पेनक्रियाटिक कैंसर की तो हेड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 60% ज़्यादातर हेड में, फिर 20% जो है वो पूरे इंटायर ग्लैंड में होंगे।
15% फिर होते हैं बॉडी में, एंड लास्ट 5% टेल ऑफ द पेनक्रियास में। कैसे पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा वाला पेशेंट? अगर हेड ऑफ द पेनक्रियास में कार्सिनोमा है तो याद रखिए उसमें पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी। मोस्ट कॉमन जो इसकी प्रेजेंटेशन है आएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ, लेकिन वो पेनलेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी। गाल ब्लेडर टिपिकली उसका पाल्पेबल होगा, पेशेंट को नोजिया और एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहेगा, प्रूराइटिस रहेगा, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स विथ स्टीटोरिया। ठीक है, ये जॉन्डिस वाले साइंस हो गए। अगर कार्सिनोमा बॉडी और टेल में है तो वो साइलेंटली ग्रो करेगा, और जब एडवांस हो जाएगा अनरिसेक्टेबल स्टेज पे बड़ा होके, तब जाके पता लगता है कि इसको कार्सिनोमा है। बॉडी या टेल में इस तरह प्रेजेंटेशन होगी। वेट लॉस होगा पेशेंट का, बैक पेन की कंप्लेन रहेगी रेट्रोपेरिटोनियल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इमिग्रेंस होगा, और डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इन्वेस्टिगेशन अब हम जो करवाते हैं सीए पेनक्रियास में, उसमें हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं और अल्ट्रासाउंड करेंगे ऐसे पेशेंट जो हमारे पास जॉन्डिस के साथ आता है। कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी स्कैन किया जाएगा उन पेशेंट्स में जिनमें हेड ऑफ द पेनक्रियास का ट्यूमर है, कंट्रास्ट इन्हेंस सीटी। ईआरसीपी और स्टेंटिंग हम करेंगे अगर आपको कोलिंजाइटिस लग रहा है, यानी कोलिंजाइटिस, तो ईआरसीपी करेंगे, स्टेंट लगा देंगे। अगर CA 19-9 ये ट्यूमर मार्कर है, एलिवेटेड मिलेगा हमें। लेप्रोस्कोपी भी हम करते हैं पेरिटोनियल और लिवर मेटास्टेसिस को रूल आउट करने के लिए। सर्जिकल रिसेक्शन करने से पहले हमें लेप्रोस्कोपी करनी होती है कि कहीं मेटास्टेसिस तो नहीं होगी पेरिटोनियम में या लिवर में। एंडोस्कोपिक जो अल्ट्रासाउंड है वो सीटी से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो 3 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर भी होगा ना पेनक्रियास का, उसको ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर लेगा। या अगर वास्कुलर इन्वेजन हो गई है या सिस्टिक ट्यूमर को सूडोसिस्ट से जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी। ठीक है, तो अब कुछ आ जाए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू सर्जरी। कब आप कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास में सर्जरी नहीं करोगे? अगर किसी को हेपेटिक और पेरिटोनियल मेटास्टेसिस हो गई, अब सर्जरी नहीं करेंगे। कैसे पता चला मेटास्टेसिस हुई है? लेप्रोस्कोपी की थी हमने। अगर किसी की लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो गई है तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। अगर उसकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की इनकेसमेंट हो गई है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को उसने इनकेस कर दिया है, हेपेटिक आर्टरी को, सीलियक आर्टरी को ट्यूमर ने इनकेस कर दिया है, तो हम सर्जरी नहीं कर सकते। लास्ट है कि अगर उसने पोर्टल वेन की कंप्लीट इनकेसमेंट कर दी है या सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की, तो इसमें भी सर्जरी नहीं होगी। ठीक है, इनकेसमेंट्स हो गए दोनों आर्टरी वेन, लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस या हेपेटिक एंड पेरिटोनियल मेटास्टेसिस। तो अब सर्जिकल मैनेजमेंट किस तरह होती है कि 85% जो डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है ना, डक्टल मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादातर यही कॉमन होता है, हेड ऑफ द पेनक्रियास में होता है ज़्यादातर। लिवर पेरिटोनियल मेटास्टेसिस कॉमन है, सॉलिड होता है, इन्फिल्ट्रेटिंग होता है। तो 85% डक्टल एडिनोकार्सिनोमा अनरिसेक्टेबल होते हैं। जब ये डायग्नोज होते हैं उस टाइम पे इसको रिसेक्ट नहीं किया जा सकता, अनरिसेक्टेबल है। अगर डिजीज़ रिसेक्टेबल है तो हम क्यूरेटिव सर्जरी करेंगे, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्यूरेटिव सर्जरी। लेकिन अगर वो डिजीज़ अनरिसेक्टेबल है तो अब सिर्फ हम पेशेंट को पैलिएटिव सर्जरी ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें PPPD प्रोसीजर है, पाइलोरस प्रिजर्विंग पैनक्रियाटोडुओडेनेक्टमी। ठीक है, ये पाइलोरस प्रिजर्विंग पैनक्रियाटोडुओडेनेक्टमी प्रोसीजर जो होता है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ट्यूमर ऑफ द पैनक्रियाटिक हेड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, हेड के ट्यूमर को। तो इसमें यूँ होता है कि हम जो है, या एम्पुला का अगर ट्यूमर है उसको रिमूव करने के लिए, इसमें डुओडेनम को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये है PPPD प्रोसीजर जिसमें हमने डुओडेनम को भी रिमूव कर देना है। ठीक है, और पेनक्रियाटिक हेड भी हमने निकाल दिया, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट भी हमने निकाल देनी है, और गाल ब्लैडर भी निकाल दिया, एंड लोकल लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, डुओडेनम, पेनक्रियाटिक हेड निकाली, ये सारा हिस्सा डुओडेनम में निकाल दिया, पेनक्रियाटिक हेड, डिस्टल कॉमन बाइल डक्ट, गाल ब्लैडर और लोकल लिम्फ एडिनेक्टमी। तो कंटिन्यूटी जो है वो रीस्टोर होगी बाय कोलिडोकोजेजिनोस्टमी। ठीक है, देखिए कोलिडोकोजेजिनोस्टमी कर देंगे, या फिर ये देखिए गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी करके कंटिन्यूटी हमने दोबारा रीस्टोर कर दी। तो उसको कहते हैं PPPD प्रोसीजर, पाइलोरस प्रिजर्विंग पैनक्रियाटोडुओडेनेक्टमी।
दूसरा इसमें होता है विपल्स प्रोसीजर। अच्छा, विपल सर्जरी में यूँ है कि ये अगर आप फिगर देखें, विपल प्रोसीजर हम तब यूज़ करेंगे जब इंटायर डोडेनम हमें पूरा निकालना हो, ठीक है, या ट्यूमर जो है उसने इंक्रोच कर दिया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनम को या एंट्रम ऑफ द स्टमक को, तो उस केस में हमें विपल प्रोसीजर करना होगा। इसमें हम जो है एंट्रम भी निकाल रहे हैं स्टमक का, डोडेनम भी, हेड ऑफ द पेनक्रियास निकाल दिया, कॉमन बाइल डक्ट और गाल ब्लेडर भी निकाल दिया। कंटिन्यूटी कैसे रिस्टोर होगी, कोलिडोकोजेजिनोस्टमी कर दी या फिर हमने गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी कर दी। देखिए गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी ठीक हो गया, तो उसको विपल प्रोसीजर कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी एंड स्प्लीनेक्टमी। इसमें ये स्टैंडर्ड सर्जरी है, ट्यूमर जो बॉडी या टेल को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसमें हमने ये करनी होती है डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी एंड स्प्लीनेक्टमी। ट्यूमर स्प्लीनिक वेन को इन्फिल्ट्रेट कर गया हो या स्प्लीनिक आर्टरी को, तो वो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, उसमें हम सर्जरी कर सकते हैं अगर स्प्लीनिक वेन या स्प्लीनिक आर्टरी को उसने किया हो। जब हम स्प्लीन रिमूव करें तो प्रायर वैक्सीनेशन अगेंस्ट न्यूमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अब आ जाए एडजुवेंट थेरेपी पे। कीमोथेरेपी में भी इसने कुछ फ़ायदा शो किया है, सर्वाइवल बेनिफिट। कीमोथेरेपी जो है इस बाय द जेमसिटाबीन, और हम 5-फ्लोरोयूरासिल भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, ठीक है, जेमसिटाबीन एंड 5-फ्लोरोयूरासिल। अच्छा, पैलिएटिव मैनेजमेंट है लास्ट में। पैलिएटिव मैनेजमेंट हम तब करते हैं जब हमें सर्जरी नहीं करनी। अब जो है जो इंडिकेशन भी मैंने आपको बताया, मेटास्टेसिस वगैरह इन केसिंग ऑफ द आर्टरी और वेन, तो उसमें तब पैलिएटिव करनी होती है। उसमें सिर्फ जॉन्डिस को रिलीव करेंगे, उसके लिए स्टेंट लगा दिया, ERCP कर दी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, बिलियरी स्टेंट प्लेसमेंट, सर्जिकल बिलियरी बाईपास भी किया जा सकता है, जैसे हेपेटिकोजेजिनोस्टमी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ये गैस्ट्रोजेजिनोस्टमी फॉर डुओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो सर्जिकल बिलियरी बाईपास भी क्रिएट कर सकते हैं, ERCP और स्टेंट भी कर सकते हैं। दूसरा है इम्प्रूव गैस्ट्रिक एम्पटिंग। उसकी एम्पटिंग कैसे इम्प्रूव करें, हम सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोस्टमी कर देंगे या डुओडेनल स्टेंट लगाएंगे ताकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है उसकी इम्प्रूव हो। पेन रिलीफ के लिए स्टेप वाइज एस्केलेशन ऑफ एनाल्जेसिया या सीलियक एक्सेस ब्लॉक। सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए हमें एंजाइम रिप्लेसमेंट करनी होगी फॉर द स्टीटोरिया एंड ट्रीट द डायबिटीज़, ठीक है। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 42 विच वाज द पैनक्रियास एब्डोमेन यूनिट से। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।